नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक में सभी स्कूल और कॉलेज अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बोम्मई ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी छात्र छात्राओं से शांति की अपील की है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज मुस्लिम छात्राओं को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने देने की अपील करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश से इनकार करने के सरकारी कॉलेजों की कार्रवाई को चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने दलील में कहा है कि हिजाब पहनने का अधिकार इस्लाम के तहत एक जरूरी धार्मिक रिवाज है और राज्य को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 25 के तहत ऐसे अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक लड़की सिर पर दुपट्टा पहनकर स्कूल जा रही है, ये पब्लिक ऑर्डर का मुद्दा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एक शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनने के कथित अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। हिजाब मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कामत ने कहा कि हम बुर्का या पूरे घूंघट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल सिर पर दुपट्टे की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पहली अपील में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक जरूरी धार्मिक प्रथा है। इस दौरान कामत ने पवित्र कुरान की आयतों का हवाला दिया जो कथित तौर पर सिर पर दुपट्टा या हिजाब के बारे में जरूरी धार्मिक रिवाज के रूप में बात करते हैं। उन्होंने इसके आगे तर्क दिया कि ड्रेस पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का एक पहलू है और इस अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए पब्लिक ऑर्डर का हवाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी के फैसले के तहत कहा है कि पहनने का अधिकार निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। हिजाब पहनने के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने छात्र समुदायों और आम जनता से इस मुद्दे के संबंध में सड़कों पर उतरने और समानांतर विरोध में शामिल होने से परहेज करने का अनुरोध किया। जस्टिस दीक्षित ने यह टिप्पणी मौखिक तौर पर की। राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट से कहा था कि अगर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तो इसको लेकर सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। वहीं कोर्ट ने कहा कि लोगों को संविधान में विश्वास रखना चाहिए, केवल एक शरारती वर्ग ही इस मुद्दे को लगातार जलाए रखना चाहेगा, लेकिन आंदोलन करना, सड़क पर उतरना, नारे लगाना, छात्रों पर हमला करना ये अच्छी चीज नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई कल 2:30 बजे शुरू होगी। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब बनाम भगवा दुपट्टा विवाद ने उस समय जबरदस्त रूप ले लिया जब हिजाब पहने अकेली छात्रा को मांड्या के कॉलेज में नारे लगाने वाले भगवा गमछा पहने लड़कों के एक बड़े समूह ने घेर लिया। वायरल वीडियो में युवती अपनी स्कूटी पार्क करती है और कॉलेज की इमारत की ओर जाती है, तभी भगवा गमछा पहने छात्र जय श्री राम चिल्लाते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं, उसे घेरते हैं। मुस्लिम छात्रा भी तैश में आकर चिल्लाती है अल्लाहू अकबर। जैसे ही अपनी क्लास में जाती है लड़के पीछे से चिल्लाते रहते हैं। कॉलेज के अधिकारी लड़कों को पकड़कर छात्रा को एस्कॉर्ट करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं। लोगों ने माहौल बिगाड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। इस बीच मांड्या प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से एक मुस्लिम छात्र और एक भगवा समूह के बीच मारपीट का भी वीडियो आया है। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक छात्र शिमोगा के एक विश्वविद्यालय में पोल पर चढ़कर भगवा झंडा फहराता नजर आ रहा है। कर्नाटक की मीडिया रिपोर्ट्स और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के मुताबिक पोल पर चढ़कर कथित तौर पर तिरंगा को हटाकर उसकी जगह भगवा झंडा फहराया गया। वीडियो में पोल के नीचे खड़े छात्र जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे हैं। वहां बड़ी संख्या में जमा हुए कॉलेज के छात्र भगवा झंडे या स्टॉल लहरा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। ट्विटर पर अपने नफरत वाली पोस्टों के लिए सुर्खियों में आई जेएनयू की नई वीसी शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित अब व्याकरण की गलतियों के लिए निशाने पर आ गई हैं। जिन्होंने पंडित को निशाना बनाया है उनमें बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी शामिल हैं। शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित की जिन व्याकरण संबंधी गलतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो जेएनयू में वीसी के तौर पर उनकी पहली प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें व्याकरण संबंधी गलतियां बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी गिनाई हैं।
उन्होंने कहा कि नए जेएनयू वीसी की ये प्रेस विज्ञप्ति निरक्षरता की एक प्रदर्शनी है जो व्याकरण संबंधी गलतियों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की औसत दर्जे की नियुक्तियां हमारी मानव पूंजी और हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। यूपी के युवकों ने बीजेपी के आज जारी घोषणा पत्र को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2017 में युवकों से जो वादा बीजेपी ने किया था उसे उसने पूरा नहीं किया और अब नया झांसा दिया जा रहा है। बीजेपी को घोषणा पत्र जारी करने का ही अधिकार नहीं है। बीजेपी में युवा हल्ला बोल आंदोलन की अगुवाई कर रहे अनुपम ने आज मेरठ कैंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताया है। अनुपम ने कहा कि पिछले 5 साल में रोजगार करने लायक लोगों की संख्या तो प्रदेश में बढ़ी है, लेकिन रोजगार कर रहे लोगों की संख्या कम हो गई है। अनुपम ने कई बिंदुओं पर सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने युवाओं को डबल धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से पहले दिसंबर 2016 में जहां 5,75,19,000 लोग रोजगार कर रहे थे, वहीं आज ये संख्या घटकर 5,59,76,000 हो गई है। उनके मुताबिक नौकरी करने की चाहत रखने वालों की संख्या भी पिछले 5 सालों में 6,25,00,000 से घटकर 5,88,00,000 हो गई है, जबकि नौकरी करने योग्य लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीजेपी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इस घोषणा पत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दबाव साफ नजर आया। अखिलेश यादव ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब बीजेपी ने भी कहा है कि सत्ता में दोबारा आने के बाद 48 घंटे से भी कम समय में किसानों के लिए बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। सभी किसानों को नौकरी देने का वादा तक शामिल है। हर किसान परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। हालांकि बीजेपी पिछले 5 साल से यूपी की सत्ता में है और केंद्र में 7.5 साल से है, लेकिन उसने मुफ्त बिजली जैसी घोषणा इससे पहले कभी नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर यानी होली और दिवाली पर एक 60 से अधिक महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन यात्रा और महिलाओं के लिए मुफ्त 2 पहिया वाहनों का भी वादा किया गया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो लव जिहाद के मामलों में कम से कम 10 साल की कैद होगी और 1 लाख रुपए के जुर्माने को भी सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने सपा का वचन पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार आने पर अपना हर वादा पूरा किया है। इस वचन पत्र में सपा ने अपने वादों में सभी फसलों के लिए एमएसपी, गन्ना किसानों के लिए 15 दिनों के अंदर भुगतान, सभी किसानों को 2025 तक ऋण मुक्त करना, कानून बनाकर अत्यंत गरीब किसानों को फायदा देने की बात, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक मदद, किसान स्मारक, बीपीएल परिवार को प्रतिवर्ष 2 सिलेंडर मुफ्त देने जैसे वादे किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में सभी 2 पहिया मालिकों को हर महीने 1 लीटर तेल मुफ्त देने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा सभी किसानों को ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त, समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करने, 10 रुपये में समाजवादी थाली, कारीगर और श्रमिक पेंशन की व्यवस्था के अलावा एक बार फिर से 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप देने का वादा भी इस समय किया गया है। साथ ही 300 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त देने का ऐलान अखिलेश यादव कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची। उन्होंने अखिलेश यादव के पक्ष में कहा कि अगर बंगाल कर सकता है तो उत्तर प्रदेश भी कर सकता है। ममता ने कहा कि मेरे पास व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। मैं कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई है और अखिलेश की जीत होगी। अखिलेश के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा कि यूपी से योगी जी को जाने दो, अगर वह आ जाएगा तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार अखिलेश जी 300 पार। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एक बार फिर योगी जी आ जाएंगे तो आप लोगों को पूरा खा जाएंगे। योगी जी को राजनीति अर्थनीति कुछ नहीं आती है, इसलिए उन्हें जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि जिस गंगा मैया की हम सब पूजा करते हैं, कोरोना काल में उसमें लाशें बहाई गई। उन्होंने योगी पर हमला करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के लोगों की लाशें मिली और हमने उन लाशों का उचित अंतिम संस्कार कराया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप इकट्ठा होकर अखिलेश जी को जिताइए। मैं यूपी में नहीं लड़ रही हूं, आज लड़ाई बड़ी है, देश को बचाना है तो यूपी में अखिलेश यादव का समर्थन करना ही होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वो बीजेपी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। ममता ने कहा कि अगर वे और अखिलेश मिलकर रैली करते तो करोड़ों लोग आ जाते, लेकिन हम लोग चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव का धन्यवाद दिया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रचार में अखिलेश ने मदद की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कांग्रेस को लोकतंत्र विरोधी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसने डायनेस्टी के आगे सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र में परिवारवाद ही सबसे बड़ा खतरा है। मोदी ने आगे कहा कि जब परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान टैलेंट को होता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं। जब एक परिवार किसी राजनीतिक दल में बहुत अधिक प्रचलित हो जाता है तो राजनीतिक प्रतिभा को नुकसान होता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।